प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, बीएससी स्टूडेंट्स, आईआईटी जैम, यूपीएससी, सीएसआर नेट, इन्हें सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये डिफरेंशियल कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये टॉपिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो हमारा पेड कोर्स है हमारे एप्लीकेशन पे, उसका पहली यूनिट का पहला टॉपिक भी है। ठीक है, नाउ इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको हमारे एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर और वेब पोर्टल पर सभी जगह मिलेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन और वेब पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं और बाकी यूट्यूब पर तो आपको मिल ही जाएगा, है। सो लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। सबसे पहले हम इस थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे और इस थ्योरम की मदद से इसके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं इनको देखेंगे। इस थ्योरम के यूज़ से जो दूसरे थ्योरम्स बने हैं उनको देखेंगे एंड देन इसके बाद में उनके भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट में आपको दे के इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो लेक्चर, तो परेशान मत होइएगा। अक्सर आप लोग लंबे वीडियो लेक्चर देख के परेशान हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना लंबा वीडियो लेक्चर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए हो सकता है फ़ायदेमंद हो, इसलिए घबराना नहीं है। हमेशा कम कम पढ़ना और ज़्यादा मार्क्स लाने का सोचना हो नहीं सकता है। ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तब जाके उसके अनुपात में मार्क्स आते हैं। ठीक है, नाउ रोज़ थ्योरम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन इस थ्योरम के ऊपर मैं जाऊँ उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को देना चाहूँगा मैं। क्या? लुक एट दिस। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, अरे कहाँ गया भाई, क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, आप लोगों ने कंटिन्यूटी छोटी क्लास में पढ़ी है, कंटिन्यूटी, ठीक है ना। अब भाई बेसिकली अपन लोग कंटिन्यूटी को कैसे पहचानते थे भाई? जैसे कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में अगर हम x की कोई वैल्यू लेके जाएं और वो जो है वो इनफाइनाइट की ओर चला जाए या नॉट डिफाइन हो जाए, तो हम लोग कहते थे कि इस a पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है। सिंपल सी बात है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे f(x) बराबर मैं लिख दूं 1/x-1, तो ये जो फंक्शन है ये x = 1 पर डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है और उसके कारण ये फंक्शन x = 1 पे नॉट डिफाइन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये सिंपल से डिसकंटिन्यूटी को पहचानने का तरीका है। अगर x की किसी वैल्यू के लिए फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, आई रिपीट कुछ ना कुछ, लेकिन यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है, सिंपली। इसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी का संबंध है बच्चों। जैसे कोई फंक्शन है आपके पास में f(x), तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x) निकालें, और ये क्या कहते हैं, किसी इंटरवल a b, चाहे क्लोज इंटरवल हो चाहे ओपन इंटरवल हो, सामान्यतः ओपन इंटरवल लिया जाता है ना। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है, कॉर्नर के पॉइंट्स छोड़ दिए जाते हैं। तो अगर बीच के सभी पॉइंट्स पर इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो वैल्यू रखता है, यूनिक वैल्यू रखता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में। सामान्यतः ओपन इंटरवल लिया जाता है ना। अब आपके मन में फिर एक प्रश्न होगा कि सर ओपन इंटरवल क्यों लिया जाता है? उसका सिंपल सा कारण यह है कि भाई अगर हम लोगों को a के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है ना, तो a के राइट में तो डिफरेंशिएबिलिटी या राइट हैंड लिमिट जो है या राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है वो ईजिली चेक हो सकती है या हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि उसके आगे की वैल्यूज़ हमें पता है। लेकिन a के लेफ्ट में जो है वो वैल्यूज़ हमें पता नहीं है कि वहाँ जो x है वो कैसी वैल्यूज़ को लेते हुए a तक पहुँचता है। तो उसके अनुसार फिर जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसके एग्जिस्टेंस में या उसकी वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ डिफ्रैक्शन आ सकता है। सो दैट्स वाई हम लोग सामान्यतः कॉर्नर पॉइंट क्लोज इंटरवल में छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएबिलिटी अक्सर बीच के जो पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली जा सके, बिकॉज जब तक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी कंफर्म नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट जिन पॉइंट्स पे निकाली जा सकती है उन्हीं पे ही आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी सामान्यतः चेक करते हैं विद्यार्थियों। इसीलिए कॉर्नर पॉइंट्स क्लोज इंटरवल में छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देखी जा सकती है। नाउ तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया किसका विद्यार्थियों, कि भाई कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ये दिस इज द
2 पॉइंट्स। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम किसी फंक्शन f(x) की किसी बिंदु पर डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव निकालते हैं, मानो मैंने ये f' निकाला, तो सामान्यतः मैंने किस बिंदु पर, मैंने x बराबर a बिंदु पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है बच्चों, ये वास्तव में डिनोट क्या करता है, ये होता क्या है? अब तुम लोगों के अलग अलग सोचना होंगे, जब आप होंगे सोचो वैसे मन में कि हो क्या सकता है ये। तो कुछ सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना किसी भी पॉइंट पर, वो वास्तव में इस पॉइंट पर स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। किसके स्लोप को? टेंजेंट के स्लोप को। कौन सी टेंजेंट? बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास में x एक्सिस और y एक्सिस है और ये कोई फंक्शन है, ऐसे जा रहा है। नाउ सपोज दैट दिस पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू a, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो ग्राफ है इस पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a होगा और fa होगा, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज a एंड fa, ये a fa। तो x पॉइंट पर तुमने डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव निकाला, ठीक। तो ये f' है क्या? तो वो क्या है? ग्राफ पर जो a और fa पॉइंट है, ये देखो ग्राफ पर है ना, x इज इक्वल टू a तो x एक्सिस पे होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर होगा a fa। तो इस a fa पे अगर हम लोग एक टेंजेंट खींच दें, तो ये जो टेंजेंट है ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, उसकी जो tan थीटा वैल्यू आएगी वो f' के बराबर होगी, और इसी को ही हम लोग ज्योमेट्री की लैंग्वेज में स्लोप कहते हैं, ठीक है ना, जिसे फिजिक्स की लैंग्वेज में रेट ऑफ चेंज कहा जाता है। क्लियर है? तो वास्तव में जो f' है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है इस x इज इक्वल्स टू a पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे जो पॉइंट होता है AFA, उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट या स्पर्श रेखा के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। चलिए भाई, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आता हूँ मैं रोल्स थ्योरम के ऊपर। तो ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में पहले बैठा लेना, क्योंकि ये चीज़ कहीं पर अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ये बेसिक बना दिए मैंने तुम्हारे लिए। अब आ जाते हैं हम लोग रोल्स थ्योरम के ऊपर। पहले रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और रोल्स थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेपर में आपको जो प्रश्न आएगा ना, उसमें केवल लिखा होगा कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम, ऐसा आ सकता है, ठीक। तो अब व्हाट इज रोल्स थ्योरम पहले पढ़ते हैं। इफ नंबर 1, 3 शर्तें हैं इसमें। f(x) इज कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल। पहली शर्त है कि जो f(x) फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल ab में क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। चलिए ठीक है। f'(x) यानी उसको अगर डिफरेंशिएट करें तो f'(x) एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन द ओपन इंटरवल, यानी इस ओपन इंटरवल ab में f'(x) की वैल्यू का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ से कोई वैल्यू उठाकर इसमें x की जगह पर लिख दें तो दिस वैल्यू f'(x) हैज़ अ सम वैल्यू। ऐसा ना हो कि ये नॉट डिफाइन इज इनफाइनाइट की कैटेगरी में चला जाए, ठीक। तीसरी शर्त है कि a बिंदु और b बिंदु पे फंक्शंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू c ऑफ x इन ab। तो a इंटरवल और b इंटरवल के बीच में, a और b इंटरवल के बीच में, a को और b को छोड़ के उनके बीच की कोई वैल्यू, बीच का मतलब a प्लस बी अपॉन 2 नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, a से बड़ा और b से छोटा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना। तो x की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम सामान्यतः c कह रहे हैं, सच दैट कि f'(c) इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि उस बिंदु पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का क्या मतलब है? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये है कि इस C बिंदु पर कर्व पर जो भी टेंजेंट खींची जा रही है वो टेंजेंट x एक्सिस के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाती है। मतलब उसका जो स्लोप है वो 0 है, और स्लोप 0 तभी होता है जब x एक्सिस के साथ एंगल 0 हो, और एंगल x एक्सिस के साथ किसी भी लाइन का तभी 0 होगा जब वो लाइन उस x एक्सिस के पैरेलल हो। आई रिपीट, पैरेलल हो। तो कहने का मतलब ये है कि
अगर कोई भी फंक्शन इन 3 शर्तों को पूरा करता है तो उस फंक्शन है ना, उस फंक्शन के ग्राफ पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पर हम लोग अगर टेंजेंट खींचे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। आई रिपीट, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि इसका जो प्रूफ है ना वो इसकी बातों में ही लिखा हुआ है। जैसे मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, है ना, पहले जगह बना लेता हूँ। नाउ लुक, ये वैसे एक ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन इस ग्राफ की जगह मैं यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे मान लो बच्चों कि आपके पास में इन 3 शर्तों को पूरा करता हुआ एक फंक्शन है, तो उसका ग्राफ वाले अपन लोग सोचते हैं। मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है ये है x बराबर a, और ये वाला जो पॉइंट है ये है x बराबर b। अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि भाई जो फंक्शन है, यानी कि जो ग्राफ बनेगा, उसकी जो वैल्यू है x बराबर a पर, सपोज दैट इतनी है, तो वो ये कह रहा है कि b पर भी इतनी ही होगी। चलो ये बात सही है। अब वो जो ग्राफ है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में है। अब देखो, तुम ही सोच के देखो कि फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब उसका जो ग्राफ है वो टूटेगा नहीं कहीं पे, सिंपल सी बात है। डिफरेंशिएबल भी है, मतलब स्लोप निकाला जा सकता है, सिंपल सी बात है। एंड तो एक पॉइंट मिलेगा। तो अब ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है इन 2 पॉइंट्स के बीच में? देखो भाई, वो ऐसा बन सकता है, पहली संभावना। वो ऐसा बन सकता है, दूसरी संभावना। वो ऐसा 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 बन सकता है, तीसरी संभावना। और भी तुम जैसा बनाना चाहो, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे, कैसे भी, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। इन तीनों ही संभावनाओं में आपको ग्राफ पे ज़रा ध्यान से देखिए। अगर इस पहली संभावना पे जाते हो तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक लाइन मिल जाएगी, टेंजेंट मिल जाएगी, जो ऐसी बनेगी, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो मिल गया ना ये पॉइंट C। दिस इज़ द C पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि एफ डैश से 0 हो गया। चलो मान लो ये नहीं, तो ऐसा होगा, तो भी यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर एक पॉइंट, एक लाइन मिल जाएगी, ये यहाँ पर एक लाइन मिल जाएगी, जहाँ पर आप टेंजेंट खींचोगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चलो ये भी नहीं, तो इनमें से, ये बीच में से कहीं पे कोई पॉइंट ले लो। जैसे यहाँ पर लिया तो यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर लिया तो यहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर लिया तो यहाँ पर मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर इन 3 शर्तों को पूरा करता हुआ कोई भी फंक्शन है तो हमेशा उस फंक्शन के लिए इंटरवल a और b के बीच में ऐसी कोई ना कोई वैल्यू c ज़रूर मिलेगी जहाँ पर खींची गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि एफ डैश सी 0 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। देखो, थ्योरम को अगर ग्राफ के साथ कोरिलेट नहीं कर पाओगे तो थ्योरम का मतलब भी नहीं समझ पाओगे। समझ में आया ना? मतलब देखो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ पाओ तो बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ज़्यादा रटने से केवल क्वेश्चंस को, राइट? तो रटना नहीं है, समझना है टॉपिक को। क्लियर है? तो ये हो गया प्रूफ। यही प्रूफ है किसका? रोल्स थ्योरम का। अब देखो, इसने लिखा भी यही है, सिंपल सी बात है। देखो क्या लिखा है, देखो लोग, दिस कंसिडर द पोर्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स लाइन बिटवीन x इज इक्वल्स टू एन एक्स इज इक्वल्स टू b सच दैट इट गोज इज कंटिन्यूसली फ्रॉम a टू b। मतलब यहाँ से लेके इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, बोले a से b तक कंटिन्यूसली जाता है। इट हैज़ टेंजेंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन a एंड b। हर पॉइंट पर टेंजेंट निकाली जा सकती है। और ऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल्स टू ऑर्डिनेट ऑफ b, मतलब वही कि एफ ए बराबर एफ बी, दोनों बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में फ्रॉम द फिगर, मतलब फिगर से आप देखकर बताओगे कि इट इज सेल्फ एविडेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी। ये इनमें से ये जो सी पॉइंट है, ये वाला, ये सी पॉइंट कम से कम एक ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि जो एफ डैश सी है, वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द व्हाट, दिस इज द प्रूफ ऑफ क्या कहते हैं आपका, ये जो आपकी थ्योरम है, ठीक है ना, रोल्स थ्योरम का यही प्रूफ बनता है विद्यार्थियों, ठीक है। सो ये गया, ठीक है। सो इस तरह से ये थ्योरम ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती है कि हमें एक पॉइंट सी तो ज़रूर ही मिल जाएगा जहाँ पर अगर हम कर्व पर टेंजेंट खींचे तो वो पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सिस के। सिंपल सी बात है, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू
0। सो ये इसका प्रूफ हो गया। लेकिन ये आप तभी लिख पाओगे जब आप ग्राफ को इस थ्योरम के स्टेटमेंट के साथ में कनेक्ट कर पाओ, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन करना सीख लो। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो, है ना, क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट ईयर का, चाहे बीएससी हो, बीटेक हो, चाहे कोई और बच्चा हो, कोई किसी भी मैथमेटिक्स ब्रांच का बच्चा हो, तो ये सामान्यतः फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो अभी से सीख लोगे ना तो मैथमेटिक्स परेशान नहीं करेगा। अदरवाइज़ केवल क्वेश्चन समझ के एग्ज़ाम देने जाओगे तो परेशान हो सकते हो। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास थोड़ा अलग वे में करने की कोशिश किया करो, ठीक है। प्रयास मेरा यही रहता है कि आपको इसी तरह से पढ़ाऊँ। सो हेंस द थ्योरम इज प्रूफ, ठीक है। सो बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सी इज द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स देयर एट देयर फोर हेंस द थ्योरम इज प्रूफ्ड, है ना। मतलब वो ये बता रहा है कि भाई जो एफ डैश सी निकाल रहे हैं वास्तव में और वो कुछ भी नहीं है, सिंपल से कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो किसका, एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में एट पॉइंट सी, है ना, और वो 0 के बराबर है और वही स्लोप को रिप्रेजेंट भी करता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन के ऊपर। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, एक ही क्वेश्चन लेंगे, आप यहाँ पे समझ जाएंगे टॉपिक को, ठीक है ना। एक के अंदर 2 पार्ट हैं और फिर उसके बाद आने वाली जो थ्योरम्स हैं उनके ऊपर चले जाएंगे और फिर थोड़ा तेज़ी से काम करेंगे ताकि इसी एक वीडियो लेक्चर में आपके मीन वैल्यू थ्योरम वाला टॉपिक भी हो जाए। भाई ये तो रोज़ थ्योरम हो गई, इसी रोज़ थ्योरम से आगे फिर मीन वैल्यू थ्योरम्स प्रूफ करेंगे। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। सो विद्यार्थियों, आपके सामने 2 प्रश्न हैं बच्चों, है ना। कैसे प्रश्न है? वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर नंबर 1 साइन x बाय e टू द पावर x इन 0 to पाई। मतलब आपको इंटरवल भी दे दिया है और आपको क्या करना है विद्यार्थियों, इस इंटरवल में वेरीफाई करना है किसको, रोल्स थ्योरम को। उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में x माइनस ए रेस्ट टू द पावर m और x माइनस बी रेस्ट टू द पावर n दिया है और इसके लिए भी आपको इस इंटरवल ए बी में रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो देखो, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब होता है कि पहले आप उसकी तीनों शर्तें संतुष्ट करवाओ और अगर हो तो फिर क्या कहते हैं उसमें एफ डैश सी बराबर 0 लिखो, उसको हल करो और सी की वैल्यू को फाइंड करो और बताओ कि वो इंटरवल ए बी के बीच में है, ठीक है। मतलब पहले क्या करना है आपको, समझ लीजिएगा वर्किंग प्रोसीजर। पहले जो कंडीशंस हैं तीनों, उन कंडीशंस को आपको बताना है कि ये सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई। जब हो जाएंगी कंडीशन सेटिस्फाई तो आप कहोगे बाय रोल्स थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 और फिर इसको सॉल्व करोगे। मतलब जो फंक्शन है उसकी मदद से एफ डैश सी को 0 के बराबर रख के सी की वैल्यू निकालोगे, फाइंड सी, और बताओगे कि ये जो सी है ना ये इंटरवल ए बी के बीच में कहीं पर आया है। सिंपल सी ये वाली बात आप बताओगे। तो ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका विद्यार्थियों। अब लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, बहुत खुशी की बात है। अब ज़रा ध्यान देना कि जो इंटरवल है वो क्या है बच्चों, आपका 0 to पाई है। तो अगर यहाँ पे x की जगह पर 0 लिख दें तो साइन 0 0 हो जाता है और e टू द पावर 0 तो 1 होता है। तो मतलब 0 पर भी इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है और x की जगह अगर पाई लिख दें तो भी वैल्यू आ रही है। मतलब क्लोज इंटरवल में तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना। और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, तो नीचे आएगा ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर यानी ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ई टू द पावर एक्स। तो ये आपके पास में आ जाएगा। अब ज़रा ध्यान दो कि अगर इसमें भी आप 0 और पाई के बीच की कोई वैल्यू लिखते हो तो डेफिनेटली इस वैल्यू का मतलब ये जो आपके पास डेरिवेटिव है ना, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मतलब कि फंक्शन के डेरिवेटिव की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डेरिवेबल इन 0 to पाई। इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ठीक। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज अगर बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो। कैसे लिख सकते हो, दिस इज, तो यहाँ पर लिखना सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी वैल्यू, मैं लिख भी देता हूँ, है ना। हेयर
fx is continuous in 0 to pi and differentiable in 0 to pi, differentiable in 0 to pi, और also f0 is equals to f pi is equals to 0, मतलब 0 पर और पाई पर दोनों पे ही फंक्शन की वैल्यू 0 है। मतलब कंटिन्यूटी वाली, डिफरेंशियबिलिटी वाली और ये वाली जो कंडीशन है एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, ये भी संतुष्ट होता है इस फंक्शन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई, यानी कि कंडीशन जो है ना रोल्स थ्योरम की वो संतुष्ट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने के बाद में जो एफ डैश एक्स आएगा उसकी वैल्यू को हम लोग 0 के बराबर रख सकते हैं, मतलब c की वैल्यू को भी ले लेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो चलिए आइए अपन लोग उसको देख लेते हैं। ये देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा दम नहीं है इसमें। लुक एट दिस। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे पहले, e की पावर x cos x माइनस e की पावर x sin x अपॉन e टू दी पावर 2x, ये हमने निकाला भी था। वैनिशेस एवरी e टू दी पावर x cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करा बच्चों कि इस f डैश x को लेकर 0 के बराबर में रख दिया, ठीक है ना। जो भी f डैश x आए ना आपका, उसको 0 के बराबर रख दो और फिर उसको हल करो। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये आपका e की पावर x तो 0 हो नहीं सकता है, तो आपका क्या कहते हैं, ये जो cos x है माइनस sin x है ये बराबर 0 हो जाएगा। एंड इसका 0 होने का मतलब ये है कि tan x बराबर 1, तो tan x बराबर 1 का मतलब है x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, सो द वैल्यू x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 लाइज इन 0 टू पाई। तो ये जो आपने निकाल लिया ना 0 के बराबर में रख के, किसे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर में रख के जो आपने x बराबर पाई बाय 4 निकाला है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये 0 से पाई के बीच में आ रही है। तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। अल्टीमेटली जब आप एफ डैश एक्स को निकाल के इक्वल टू 0 करोगे तो जो भी x की वैल्यू आए उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो उस इंटरवल ए बी के बीच में कहीं पर होनी चाहिए। बिल्कुल बीच में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस 0 से बड़ी और पाई से छोटी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो ये है बच्चों रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब और आगे बढ़ते हैं, लुक एट दिस। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए रेस्ट टू द पावर m, x माइनस बी रेस्ट टू द पावर n। सो सिंस ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों, और पॉलिनोमियल जो होता है ना वो कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल वैल्यूज, एंड एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन ए बी। तो पॉलिनोमियल इंटरवल कंटिन्यूस होता है हर x की वैल्यू के लिए, इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल है ये इस इंटरवल ए बी में भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। साथ ही इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें तो एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास में ये चीज़ आएगी। देखो यहाँ पे सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, ये आपके पास में आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करें मतलब एक्स की पावर ए रेस्ट टू दी पावर m माइनस 1, एक्स माइनस बी रेस्ट टू दी पावर n माइनस 1 अगर कॉमन ले लें तो ये आपके पास में अंदर चीज़ रह जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप इस इंटरवल ए बी के बीच की वैल्यू a और b को छोड़कर कोई भी वैल्यू लिख दीजिए। यहाँ पर इस वैल्यू का मतलब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू लिख दीजिए a और b के बीच की, इसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। मतलब ये इनफाइनाइट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। आई रिपीट, इनफाइनाइट की कैटेगरी में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो m और n है ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, राइट, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अगर इसकी वैल्यू m की वैल्यू 1 से छोटी भी होकर हो जाए और ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाए तो भी डिनोमिनेटर में जाके ये 0 नहीं होगी, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो कभी भी a और b नहीं हो रही है, क्योंकि हम ओपन इंटरवल ले रहे हैं। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू a एंड b, तो दिस वैल्यू ऑलवेज एग्जिस्ट। So which exist, that is fx is derivable in AB। इसका मतलब होता है कि fx का जो डेरिवेटिव है डिफरेंशिएट करने के बाद जो f डैश x आता है उसकी इस इंटरवल में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर निकलती है। ये कौन कह रहा है, ये रिजल्ट कह रहा है, ठीक।
तो हम लोगों ने क्या क्या दिखा दिया, कंटिन्यूटी दिखा दी, डिफरेंशिएबिलिटी दिखा दी। अब और आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो इंटरवल है उसके एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो वो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर अगर हम एफ ए निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे x की जगह पर a लिखेंगे इज बिकम 0। और उसी तरह से अगर हम एफ बी निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी कि तीसरी जो कंडीशन है कि एफ ए बराबर एफ बी, वो भी संतुष्ट होता है। आई रिपीट, वो भी संतुष्ट होता है बच्चों। तो फिर अब आगे क्या, तो अब आगे अब इसके बाद डिफरेंस जो डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। ठीक है, ये तीसरी कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई होकर देख ली है। सो अब इसके बाद में ये लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा, ये यहाँ पे लिखेगा तो ये यहाँ पे लिखेगा thus all conditions of Rolle's theorems are satisfied and there exists C in AB such that f dash C is equals to 0। तो वो ये कह रहा है कि फिर एक C का अस्तित्व ज़रूर ऐसा होगा जो जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि C अभी AB इंटरवल के बीच में ही कहीं पर है, वो बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट। अगर आप नहीं भी करते और इक्वल टू 0 मान लेते तो भी चलता, लेकिन वो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट C। अब C को A और B इंटरवल के बीच में बताना है। तो भाई जैसे ही आप f डैश C बराबर 0 लिखोगे तो जो आपका fx था उसमें x की जगह C लिख दो। तो देखो ये C माइनस a रेस्ट टू द पावर m माइनस 1, C माइनस b रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। और ये पूरा आपने जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ वहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, C लिख दिया। एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक, नाउ जब इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी यहाँ पर। यस तो विद्यार्थियों जैसे ही हम लोगों ने f डैश x में क्या करा, x की जगह पर c लिखा तो हमारे पास में क्या आ गया बच्चों, हमारे पास में आ गया पूरा का पूरा। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास में f डैश x था उस f डैश x में हमने x की जगह पर c लिखा और उसको f डैश c को इक्वल टू क्या मान लिया, f डैश c को हमने इक्वल टू 0 मान लिया। तो ये वाली चीज़ हमारे पास में आएगी। अब ज़रा ध्यान देना कि ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है, एक प्रोडक्ट है। मतलब ये ब्रैकेट वाली चीज़ और ये बाहर वाली चीज़ प्रोडक्ट है। तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब ज़रा ध्यान दो कि C और A बराबर नहीं है, C और B भी बराबर नहीं है। तो ये वाली चीज़ 0 नहीं हो सकती, ये भी चीज़ 0 नहीं हो सकती। तो बचा ये वाली चीज़, इसको 0 होना पड़ेगा। तो जैसे कि कहते हैं आप m प्लस n C माइनस एम बी एंड प्लस एन ए इक्वल टू 0 करते हो तो यहाँ से C बराबर आ जाता है एम बी प्लस एन ए डिवाइड बाय एम प्लस एन। ये आपके पास में C की वैल्यू आ जाती है विद्यार्थियों। सो C इज इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन। तो इसका मतलब यह है कि जो C की वैल्यू है वो A और B के बीच में ही कहीं पर है। आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो m और n की कोई भी वैल्यू लेके, आप चाहो तो टेस्ट कर लो। ये जो भी वैल्यू आने वाली है ना वो आपको जो रिजल्ट है वो a और b के बीच में ही कहीं पे बना के देगी। चाहो तो टेस्ट करते हैं, ज़रा ध्यान देना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर m बराबर 2 और n बराबर मान लो 1 लिख देता हूँ। m बराबर 2 n बराबर 1। तो जैसे ही m बराबर 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस a अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि 2b प्लस a अपॉन 3। तो ये जो रिज़ल्ट आने वाला है ना, ये रिज़ल्ट हमेशा a और b के बीच में कहीं पर आएगा विद्यार्थी।
ए और बी के बीच में कहीं पे। अब आप कहोगे कि सर ये भी चेक करके बता दो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो इट्स वेरी इजी, फिर से चेक कर लो इसको। अब आप इसमें एक काम करो, ए और बी की जगह पर भी कुछ रख दो, ए बराबर 1 लिख दो, बी बराबर 2 लिख दो, ठीक है। तो जैसे ही ए की जगह पर 1 लिखोगे, बी की जगह पर 2 लिखोगे, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे बी की जगह 2 लिखो तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ए की जगह पर 1 लिखो तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा नीचे 3, तो 4 + 1 यानी कि 5, और 5/3 जो है वो आपका आएगा 1 हो जाएगा 1.6 एंड समथिंग कुछ, ठीक। तो अब ज़रा ध्यान देना कि ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी 1 से ज़्यादा और 2 से छोटी आ रही है, मतलब ए और बी के बीच में ही कहीं पर आ रही है। तो देखो कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये सी ए और बी के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस केस में जो भी कॉन्स्टेंट्स वहाँ पर हैं उनको एक पर्टिकुलर वैल्यू दोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ प्रैक्टिकली इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो ये हम लोगों ने करके देख लिया यहाँ पे, ठीक। तो ये रोल्स थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को ये लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और इसके बाद में एक कॉशीज मीन वैल्यू और थ्योरम है, वो बेसिकली रोल्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये भी सोच रहा था कि आज ही पढ़ा दूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा हो जाएगा एक साथ एक ही लेक्चर में 3 थ्योरम का डोज। तो थोड़ा धीरे धीरे आराम से समझते हैं। तो अगर आप लोग बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, सो परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर के बैच में अभी मैंने वेक्टर स्पेस के वीडियोस डाल दिए हैं। जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये तो पुराने वीडियो हैं, तो बच्चों वीडियो पुराना हो सकता है बट द टॉपिक इज़ द सेम। वो टॉपिक जो मैंने आज शायद आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले बनाया होगा, वो का वही टॉपिक आज भी चल रहा है। देयर इज़ नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। वेक्टर स्पेस की परिभाषा पहले भी वही थी, डेफिनेशन पहले भी वही थी, आज भी वही है। सब स्पेस की डेफिनेशन पहले भी वही थी, आज भी वही है। एग्जाम्पल्स भी वही थे, आज भी वही हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस की डेफिनेशन वही थी, वो भी है, आज सेम ही है। सो देयर इज़ नो चेंज। तो टॉपिक वीडियो पुराना हो सकता है लेकिन टॉपिक आज भी वही है, ठीक है ना। और जहाँ तक मुझे ख्याल है कि जो वीडियोस मैंने वेक्टर स्पेस के डाले हैं उसमें तुम लोगों को साउंड और जो विजिबिलिटी है यानी कि जो वीडियो क्वालिटी है उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इजीली बोर्ड वाली जो चीज़ है उसको पकड़ पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है ना। और कोर्स तो तुम्हारा वैसे भी हो ही जाना है, इसलिए इत्मीनान से अननेसेसरी की चीज़ों में ना पड़ते हुए टॉपिक को समझने का प्रयास करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम लोग चकाचौंध देखने के लिए थोड़ा ना आए हो कि सर के कहते नया चश्मा लगा के और या फिर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम उसको पढ़ लें, समझ लें, और कोई डाउट हो तो सर के साथ डिस्कस कर लें। मेन चीज़ तो ये है, इसीलिए तो आपने भाई रुपए दिए हैं, सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि डाउट जब आए ताकि डाउट्स हम सर के साथ डिस्कस कर सकें, वो हमारी शंकाओं का समाधान करते रहें तब तक जब तक कि हमें सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। समझ आया? राइट। सो रोल्स थ्योरम को कर लो। 2 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आने वाले सेशन में आपको रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस भी मैं दे दूंगा, तो वो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हुए हैं, तो जैसे ही कहते हैं रोल्स थ्योरम और ये मीन वैल्यू थ्योरम वाला टॉपिक हो जाएगा तो आप लोगों को इसके नोट्स भी हम अपने एप्लीकेशन के साथ वाले सेक्शन में ही दे देंगे। बट इट इज़ ओनली फॉर पेड कोर्स यूज़र्स, ये केवल पेड कोर्स के बच्चों के लिए होगा। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए ये अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। किसकी? स्टडी मटेरियल की, क्योंकि ये जो बनाते हैं उनको भी हमें रेम्यूनरेशन देना होता है और उनका रेम्यूनरेशन आप जो हमें कंट्रीब्यूट करते हो उससे मिलता है, ठीक है विद्यार्थियों। लेकिन वीडियो आपके लिए फ्री रहेगा, ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो भाई स्टडी मटेरियल भी चाहिए सर का और पढ़ना भी है सर से, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो एप्लीकेशन के माध्यम से या वेब पोर्टल के माध्यम से। और एप्लीकेशन को रेट करना मत भूलिएगा और हमें बताइएगा अगर उसमें कुछ और चेंजेस आप करवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलिए, क्योंकि वहीं से सुख का रास्ता भी बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।